Good morning, everyone. How are you all? Good Good morning, morning, sir. sir. I am fine, sir. Fine, What sir. about And what you? about you? I'm also fine, thank you. Today, in our last class, we completed the chapter number 7. But before this session, I will talk to Mehak. Mehak is telling that there is some confusion to write the answer of the pronunciation junctions question. That means today, first of all, we have to clear the doubt. Today, we have to discuss the exercise, the questions from the book C, the pronunciation junction. So let us start that chapter. Beta Arun Gupta, please mute yourself because there is a humming sound. Lots of you have put your video on off, लेकिन आपका माइक ऑन है और खटर पटर की आवाज आ रही है. It is not a good thing. It's disturbing. Beta, in the pronunciation junction, what we have to do? You have learned some rules of word stress and the syllabic words. आप सभी को पढ़ाया गया था बुक बी में. बुक बी के प्रोनाउंसिएशन जंक्शन को पढ़ाया गया था, उसके एक्सरसाइज को डिस्कस किया गया था ना. क्यों महक? Yes, sir. So Yes, sir. there you have learned द रूल ऑफ वर्ड स्ट्रेस की वर्ड स्ट्रेस आपको शुरू में देना है या लास्ट में देना है, कैसे वर्ड स्ट्रेस किस वर्ड्स पे करना है, किस लेटर्स पे करना है, आप लोग को पढ़ाया गया था ना. Yes, sir. Yes, sir. बताया गया Yes, था sir. बहुत सारे मतलब बहुत सारे सिलेबस वर्ड्स हैं जिसमें सब मिला के आपका कुछ वर्ड्स पे आप लास्ट में जाकर के एम्फेसाइज करते हैं और कुछ पे दो लास्ट मतलब शुरू में. दैट रूल यू नीड टू अप्लाई. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, फाइंड एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज रूल्स. आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन हो तो वहां पे क्या होगा, किस सिलेबल पे आप एम्फेसाइज करेंगे, फर्स्ट सिलेबल पे या सेकंड सिलेबल पे, ये सारी चीजें बताया गया था ना. एक बार एक काम करते Yes, हैं. sir. what we can do, just we can revise the concept whatever we learnt in the pronunciation junction, then it would be easy for you all to recall the concept or what we learnt in this section. Everybody know that every words has more than one syllable or more than one syllable. सिलेबल तो कई सारे हो सकते हैं, या एक भी हो सकते हैं, या एक से ज्यादा भी सिलेबल हो सकते हैं, ये पता है ना. Yes, sir. अब कई सारे सिलेबल है, लेकिन जो स्ट्रेस की बात आती है, अच्छा सिलेबल क्या है, स्ट्रेस क्या है, ये दोनों समझते हैं. आर यू आर अवेयर विद द सिलेबल एंड स्ट्रेस? सिलेबल किसे कहते हैं? द स्मॉल यूनिट ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड द सिलेबल. और स्ट्रेस मतलब कहीं पे आप जब एम्फसाइज कर रहे हैं, जहां पे आप थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, दैट इज किसी भी पर्टिकुलर सिलेबल, किसी भी पर्टिकुलर साउंड्स को आप थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्लियरली बोल रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू एम्फसाइज देयर. आप वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट मतलब फोकस्ड हैं, आप वहां पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. तो अब कौन से सिलेबल को आपको एम्फेसाइज करना है, कौन से सिलेबल को आपको स्ट्रेस देना है, ये चीजें पढ़ाया गया था. और आपको पता है दे मे बी इन द वर्ड, इन अ वर्ड मे बी वन और मोर देन वन सिलेबल, एक या एक से ज्यादा भी सिलेबल हो सकते हैं, बट लेकिन स्ट्रेस जो होगा वो सिर्फ एक सिलेबल पे ही किया जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि इन अ वर्ड दो सिलेबल को एम्फेसाइज किया जाए या दो सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा. सिर्फ एक ही सिलेबल को आपको एम्फेसाइज करना है, एक ही सिलेबल पे आपको स्ट्रेस देना है. अब वो पहले अगर मान लीजिए एक ही सिलेबल है तब तो ठीक है, बट लेट्स से if there is a more than one syllable, then which syllable you are going to emphasize, which syllable should be emphasized, which syllable should be stressed. ये चीजें आपको सिखाया गया था कि अगर एक से ज्यादा सिलेबल हो तो पहला सिलेबल एम्फेसाइज करेंगे या सेकंड सिलेबल. मान लीजिए इज देयर, अगर कोई आपका ऐसा वर्ड है जिसमें 3 या 4 सिलेबल है, तो उसमें कौन से सिलेबल को आप एम्फेसाइज करेंगे, फर्स्ट वाले को या लास्ट वाले को या सेकंड वाले को. तो इससे रिलेटेड ये रूल्स आपको समझाए गए थे. क्या रूल्स था, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं. फॉर द एग्जाम्पल people, here we are trying to emphasize on p. India, people, India.
दैट मीन्स कि वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज, वी आर ट्राइंग टू गिव स्ट्रेस ऑन पी एंड इन हियर। तो अभी आपका इन दोनों वर्ड्स में आपका पहला सिलेबल एम्फेसाइज हो रहा है। देयर आर टू सिलेबल पीपल इन दिया, यानी दो अलग अलग साउंड्स निकल रहे हैं, दो सिलेबल है, लेकिन पल पे आप कम फोकस कर रहे हैं, पी को ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, पीपल। यानी पी को क्यों यहाँ पे पहला सिलेबल पीपल में भी आपका एम्फेसाइज हो रहा है, इंडिया में भी आपका पहला ही सिलेबल एम्फेसाइज हो रहा है। तो ये किस तरह का वर्ड्स हैं? आपको क्या करना है, आपके जो बुक में जो है ये हाइपन वर्ड से यहाँ पे अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है सिलेबल को। द हाइपन सेपरेट्स द टू सिलेबल व्हाइल द स्ट्रेस मार्कर, और जो आपके स्ट्रेस मार्कर का जो मार्क्स है ये इस तरीके से है। तो व्हाट यू हैव देयर कैन बी, हम सीधा रूल्स पे आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। फॉर डाइसिलेबिक वर्ड्स, अगर जहां पे आपका दो या दो से ज्यादा दो सिलेबल हो, फॉर द डाइसिलेबिक को आप बाइसिलेबिक भी बोल सकते हैं। वेरेवर यू आर फाइंडिंग टू सिलेबल, वहां पे क्या होगा, उसके लिए जो रूल है, इफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स यूजुअली आर स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल। क्या होता है डाइसिलेबिक या बाइसिलेबिक वर्ड्स में, जो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, अगर नाउन या एडजेक्टिव होता है वो वर्ड, तो क्या होता है जो फर्स्ट सिलेबल है उसको एम्फेसाइज किया जाता है। लेकिन अगर वही आपका जो डाइसिलेबिक वर्ड्स है वर्ब या प्रीपोजिशन का है, तो उसमें क्या होगा, जो सेकंड सिलेबल होगा वो एम्फेसाइज होगा। फॉर द एग्जांपल कलर, बोलते हैं ना कलर, रेनिंग, कंट्री, और लास्ट में अगर देखते हैं इधर बिहाइंड, रिसीव, बिसाइड, along, द along में यू आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन लॉन्ग, लॉन्ग को थोड़ा सा लंबा बोल रहे हैं, थोड़ा सा लाउडली भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेनिंग, कंट्री, 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 तो कन पे ज्यादा फोकस करें, ट्री आप बहुत ही हल्का स्लो भी हो जा रहे हैं, जल्दी भी खत्म कर दे रहे हैं। दोनों में ही दो ही सिलेबल हैं, कलर दो सिलेबल हैं, मदर टू सिलेबल इज देयर, रेनिंग टू सिलेबल इज देयर, कंट्री टू सिलेबल इज देयर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहला आपको जो पहला सिलेबल है उस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्यों, बिकॉज इट्स अ नाउन एंड एडजेक्टिव। कलर आपका क्या है, नाउन ही है ना, मदर नाउन, Yes, sir. रेनी, रेन मिस होता है बारिश, रेनी मतलब ये आपका रेनी क्या होगा, नाउन है या एडजेक्टिव है, ये बताइए। रेनी सीजन कहा जाता है, रेनी डे बोला जाता है, दैट मीन्स कि रेनी इज अ एडजेक्टिव। रेन मिस होता है बारिश, वर्षा, तो रेन तो आपका नाम हो गया, बट रेनी इज एन एग्जांपल ऑफ द एडजेक्टिव। कंट्री इज अ नेम, कंट्री इज अ नेमिंग वर्ड्स, तो दैट मीन्स कि कंट्री इज अ नेमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव हो तो वहां का पहला सिलेबल आपका एम्फेसाइज हो रहा है। बट जब हम इसको देखते हैं, रिसीव, डिसाइड, डिनाई, यहाँ पे डिनाई, बिहाइंड, along, here if we are getting the words like verbs and preposition, receive यानी प्राप्त करना, this is an action word, decide this is also an action word, deny it is also one of the action word, behind आपका ये preposition है, it's not a action word, along it is also one of the preposition word। that means कि अगर आपको बाइसिलेबल डाइसिलेबिक वर्ड्स होते हैं, आपको ऐसे डाइसिलेबिक, आपको वर्ब या प्रीपोजिशन के रूप में डाइसिलेबिक वर्ड्स मिलते हैं, तो वहां पे सेकंड सिलेबल को आप एम्फेसाइज करते हैं। यही रूल्स आपको आपके बुक सी में अप्लाई करते हुए आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। सो लेट अस मूव। अभी बुक बी का एक्सरसाइज सभी लोगों ने कंप्लीट किया ना? Yes, sir. आई वाज Yes, sir. prepared to start a new chapter for today, but चलिए कोई बात नहीं, जरूरी था कि कुछ छूटने ना पाए। तो that means what we have to do, already we have learned, today also we have revised the rules of word stress in the disyllabic words। disyllabic words मतलब जिसमें दो सिलेबल हो, दो सिलेबल वाले वर्ड्स में जो स्ट्रेस करने का रूल है वो हम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, ध्यान है अभी?
Yes, sir. पहले सिलेबिक पे कब एक्सरसाइज करेंगे? अगर वो नाउन या क्या हो, एडजेक्टिव हो. इफ देयर इज ए वर्ब, जो सेकंड सिलेबिक वर्ड्स पे हम कब एम्फेसाइज करेंगे, कब स्ट्रेस देंगे? जब वो आपका वर्ब हो या क्या हो, प्रेपोजिशन हो. ध्यान है ना सभी को? Yes, sir. तो व्हाट यू नाउ, अब आपको करना है, क्या करना है? फाइंड एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज रूल्स. दोनों रूल्स के लिए आपको एग्जांपल फाइंड आउट करना है. ऑल्सो एक्सेप्शन टू दीज रूल्स. आपको कुछ एक्सेप्शंस भी फाइंड आउट करना है. एक्सेप्शंस की भी हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में, आज नहीं बात किया. एक्सेप्शंस भी तो हो सकते हैं. व्हाट अबाउट द एक्सेप्शंस? लेट अस मूव अहेड. उसको भी एक बार देख लेते हैं. But there is no exception given into your book, so I'll let you know by myself, don't worry. So what you all have to do, you all have to find out some of the words, some examples you have to find out. कुछ एग्जाम्पल्स आपको फाइंड आउट करना है. किस तरह का है? ऐसा आपको नाउन, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है. नाउन जहां पे क्या हो, वर्ड्स विद द टू सिलेबल, वेयर यू आर हैविंग द टू सिलेबल. बहुत सारे नाउन अभी आपने, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के रूप में पढ़े. सेम एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपने अपना ब्रेन कहाँ पे यूज किया. अब इतना दिमाग मत लगाना कि जो हम लोगों ने पढ़ाया वही नाउन, वही वर्ब, वही एडजेक्टिव, वही प्रीपोजिशन. चारों के एग्जाम्पल्स देख चुके हो, वही चारों उठा करके आप लिख दे. थोड़ा सा आपको अपना अकल भी लगाना है. वन मोर थिंग, ऑल्सो यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन एंड वर्ब फॉर द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ नाउन्स एंड वर्ब. ऐसे एग्जाम्पल्स आपको फाइंड आउट करना है जो कि एज ए नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किए जा सके. आप लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं. इज देयर एनीबॉडी हु कैन टेल अस फॉर द फर्स्ट वन? एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस भी आपको बताना है. इन द लास्ट कॉलम व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल हैव टू टेल द एक्सेप्शंस. आपको एक्सेप्शंस बताने हैं कि कोई भी ऐसा, यू ऑल हैव टू टेल ऑफ द नाउन जिसमें टू सिलेबल शायद ना हो. आपको ऐसा नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव बताना है जिसमें एक्सेप्शंस हो. ना फॉलो कर रहा हूं. ओके, सो फॉर द नाउन व्हाट यू ऑल कैन राइट. कोई भी नाम ले सकते. बास्केट, कंट्री. कंट्री तो ऑलरेडी एग्जांपल ले लिए हैं. बास्केट, preamble, क्या? preamble, preamble. बेटा there is a more than one two syllable. You have to write the disyllabic words जिसमें दो ही सिलेबल हो. preamble अगर लिखेंगे तो कितने सिलेबल आएंगे? सिलेबल काउंट करिए. 3. You have to write the disyllabic words. In the preamble there is a more than two syllable. दो से ज्यादा साउंड्स हैं. You have to write disyllabic words. तो एक बार इस पे अपने दिमाग पे जोर डालिएगा, इसको लिखिएगा. इन केस कोई कंफ्यूजन होती है, 5 मिनट का एक्शन है, मैं डायरेक्टली सीधा आंसर इसका बता दूं, बट आप लोग खुद का ब्रेन ना यूज करें तो इट इज नॉट ए गुड थिंग. तो मैंने सर एक बार एक्सेप्शन फिर से बता दीजिए क्या होता है. एक्सेप्शन मतलब बेटा अपवाद, एक तरीके से. जस्ट वेट. एक्सेप्शन यानी अपवाद. सब मिला के बास्केट के लिए अगर आप किया जाए, जैसे यहाँ पे लिया वर्ब. वर्ब में क्या होगा? आप अगर अवॉइड, अवॉइड मान लीजिए, मैंने लिख दिया अवॉइड. अवॉइड मीन्स देयर इज अ टू सिलेबल. बट एक्सेप्शन में आपका एंटर. एंटर, अब एंटर में क्या होता है? आपका कहीं ना कहीं वर्ब ही है. लेट मी राइट हियर. अभी नाउन को मुझे भी एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. I have written a verb
जहां पे 2 syllable enter, there is a 2 syllable but where we are trying to focus, this is a verb, लेकिन enter, he entered, अब यहाँ पे पहला syllable के बजाय सेकंड syllable पे ज्यादा emphasize किया जा रहा है, जबकि रूल क्या है, नाउन नहीं, इंटर, इंटर इसको अगर कोई रीड करेगा तो क्या बोलेंगे, इंटर, इंटर पे ज्यादा, इन पे ज्यादा फोकस हो रहा है, टर पे, इन पे ज्यादा फोकस्ड है, इन पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. ही एंटर द रूम, ही एंटर इनटू द रूम, ही एंटर इनटू द क्लासरूम, ही एंटर इन द क्लासरूम. तो क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू, वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन इन, वी आर एम्फेसाइजिंग मोर देन in, then we are emphasizing more on in than ter. तो ter और in में क्या कर रहे हैं, in पे ज्यादा emphasize कर रहे हैं, जिसको ज्यादा emphasize कर रहे हैं उसको कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हैं, inter, inter. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, आपको जो सिखाया गया है, जो रूल आपको पढ़ाया गया है डाइसिलेबिक वर्ड्स के लिए, वो ये है कि अगर वर्ब है तो फर्स्ट सिलेबल आपका एम्फेसाइज होगा या सेकंड सिलेबल, सेकंड. अभी जो आपको रूल बताया गया कि वर्ब और प्रेपोजिशन के लिए आपको सेकंड सिलेबल पे एम्फेसाइज करना है, बट दिस इज ए काइंड ऑफ वर्ड, दिस इज, ये भी इंटर भी तो आपका वर्ब ही है ना, बट दिस इज ए वर्ब वेयर ये दिस रूल इज नॉट गेटिंग फॉलोड, जहां पे ये रूल नहीं फॉलो होता है. आपने यहां पे लिखा वर्ब के लिए, अगर आपने लिखा लेट्स से कि वर्ब के लिए मैंने वर्ब के लिए अवॉइड, अवॉइड में क्या किया, लेट मी डू वन थिंग, इसमें जो आपका ठीक है, व्हाट आई हैव डू, वर्ब का एक एग्जांपल लिया जिसमें 2 सिलेबिक वर्ड्स का हमें एग्जांपल लेना है, अवॉइड, दैट मींस कि वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेस ऑन हियर वाइड पे ज्यादा, we are giving emphasize, we are emphasizing on wide, we are giving stress on the wide, तो क्या बोला, avoid, तो दैट मीन्स के वाइड को पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है. डाइसिलेबिक वर्ड्स है, आपका सेकंड सिलेबल यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो एज पर रूल इट इज करेक्ट, रूल तो यही है ना एग्जाम्पल का. यस सर. लेकिन अब एक्सेप्शन यानी अपवाद है, जहां पे ये रूल ना फॉलो हो, जहां पे ये रूल ना फॉलो हो, जहां पे इन पे एम्फेसाइज हो रहा है, ये इंटर भी आपका वर्ब ही है, लेकिन आपका सेकंड सिलेबल के बजाय फर्स्ट सिलेबल एम्फेसाइज किया जा रहा है. तो एक तरीके से इंटर वर्ड के लिए जो अभी आपने डाइसिलेबिक वर्ड्स में स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस का जो आपने रूल पढ़ा है वो नहीं फॉलो हो रहा है. इन द सेम वे ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द नाउन, सम ऑफ द एडजेक्टिव. फॉर द एडजेक्टिव लेट्स से I'm writing brilliant. Okay. Yes, sir. One more thing है जो आपका for adjective, how we would be pronouncing this one, how we would be reading this one, brilliant. He's such a brilliant student, he is a very brilliant student. तो brilliant में आप B पे ज्यादा, you are trying to give more emphasis, you are trying to emphasize on B, you are trying to give more stress on the B rather than brilliant. तो B पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करें, तो as per rule it is the correct, जो रूल का सही एग्जांपल दे रहा है कि एडजेक्टिव का फर्स्ट सिलेबल आपका एम्फेसाइज होना चाहिए, तो ब्रिलियंट में आपका ब्री पे ही एम्फेसाइज हो रहा है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एडजेक्टिव. ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सेप्शंस, जहां पे आप एक्सेप्शंस में क्या लिखेंगे कि एडजेक्टिव ही हो, तो लेट्स से यहाँ पे एडजेक्टिव लिख, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब एक तरीके से पूरा करना, वर्ब भी है, बट कंप्लीट, दिस इज नॉट कंप्लीटेड, नो, वी कैन राइट कंप्लीट, कंप्लीट
is also one of the example of the adjective. Complete का means एक तरीके से हुआ he is completing his work, that means कि complete आपका as a verb वहां पे यूज हो रहा है, but this is complete work, यह पूरा काम है. This is the complete syllabus, this is a complete syllabus of your class. So complete is also can be used as a adjective. So what you can write, अगर complete का example हम लोग लेते हैं, complete, so what you can write, complete, that means you are trying to focus on, you are trying to emphasize on the lead, complete, ऐसे तो बोलते हैं complete. तो अब what you have done here in this disyllabic words, you are trying to emphasize on the second syllable, जबकि रूल क्या है, अगर आपका adjective हो then you have to emphasize on the first syllable. लेकिन what you are doing here, you are trying, this is a word, this is an exception word, एक ऐसा exception words है जहां पे आप lead, you are emphasizing on the second syllable. तो ये हुआ एडजेक्टिव का एक एग्जांपल भी हो गया और एक एक्सेप्शंस भी यहाँ पे हो गए. इसी तरीके से प्रीपोजिशन भी आपको करना है. फॉर द प्रीपोजिशन में रूल क्या है, पहला सिलेबल एम्फेसाइज किया जाता है, सेकंड बिहाइंड, ऐसे तो बोलते हैं बिहाइंड कि बिहाइंड बोलते हैं, बिहाइंड तो नहीं बोलते ना, बिहाइंड, हाइंड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है. ये तो रहा प्रीपोजिशन का एग्जांपल. बट इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या हो सकता है, ओवर, बिहाइंड भी आपका एग्जाम प्रीपोजिशन है, ओवर भी आपका प्रीपोजिशन है. बोथ आर द प्रीपोजिशन वर्ड ना, दोनों ही प्रीपोजिशन है. लेकिन बिहाइंड में आपका बिहाइंड वर्ड्स में in this preposition you are emphasizing on the second syllable, but in the second जो आप exception वाले कॉलम में लिखा है over, तो o पे आप emphasize कर रहे हैं. that means ये भी preposition है, but you are not following the rule here because over एक सिंगल आपका ये भी एक साउंड है, वर्ब भी एक साउंड है, but you are trying to over, तो o is being stressed here, o is being emphasized in this preposition. that means कि over is an example, over is an exception for the rule of the related to the preposition, the rule of the stress. जो स्ट्रेस करने का जो रूल आपको बताया गया उसके लिए एक तरीके से अपवाद है, एक्सेप्शंस है, वो रूल यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है. समझ में आ रहा है? यस सर. समझ में आ रहा है? सुमन बेटा यहाँ पे आपको कैसे किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, कैसे आपको बोलना है, वो चीजें सिखाई जा रही है प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में. हाउ यू नीड टू रीड, हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड, ये चीजें पढ़ाई जा रही है. जो साउंड से रिलेटेड कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, थ्योरी का पार्ट है कि सिलेबल क्या है, स्ट्रेस क्या है, कहाँ पे स्ट्रेस करना, ये सब तरीके से बोलने की स्किल नहीं, एक तरीके से ये आपकी नॉलेज, एक थ्योरी का पार्ट ही कवर कराया जा रहा है. तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल इन फ्यूचर. कई बार ये सारी चीजें आपको इंग्लिश प्रॉपरली, मतलब प्रॉपर वे में इंग्लिश लिखने के लिए, कई बार जैसे कंप्लीट, यहाँ पे एक वर्ड लिया गया, कंप्लीट इज एन एग्जांपल ऑफ द वर्ब एज वेल एज द एडजेक्टिव, लेकिन आप किस सेंस में उसको यूज करेंगे तो ये डिपेंड करता है. कई बार प्रोनाउंसिएशन से ही किसी वर्ड्स को हम पहचान पाते हैं कि वेदर इट इज एन एडजेक्टिव और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन का भी कोई एग्जांपल सोचे, नाउन का मुझे एक्सेप्शन नहीं याद आ रहा है. एग्जाम्पल तो फिलहाल कोई भी ले सकते हैं. बास्केट मैंने बोला था, तो यू बास्केट इज ऑल्सो द नेम ऑफ बास्केट. बास्केट में पहला सिलेबल आपको एम्फसाइज हो रहा है, सेकेंड बास्केट. फिलहाल अभी ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग बताएं, फिर उसी तरीके से मैं इरेज करके कैपिटल करूं. माइक ऑन करके.
ऐसे आराम से बोलेंगे तो नहीं, गलत तो गलत हो जाएगा। आप थोड़ा सा एक कोई सेंटेंस बोले, बास्केट, he has chosen this basket, he has bought this basket, Abiral has bought this basket. This is, who's this basket, who's this basket, who's this book, who's this basket? So we are trying to focus on basket, na? Who's this basket? Yes, sir, bus. Who's this basket? तो आपका आंसर होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द नाउन। एक्सेप्शन बेटा आप लोग कोशिश करिएगा खोजने की, अदरवाइज अभी थोड़ा सा मैं ही कोशिश करके, अगर आपको नहीं मिला देन आई टेल यू ऑल, ओके, आई लेट यू नो। कई सारे हो सकते हैं बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गेटिंग, ध्यान नहीं आ रहा है। इन द सेम वे व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स, ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो कई बार नाउन का भी एग्जाम्पल हो सकते हैं और वर्ब का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको एग्जाम्पल याद आ रहे हैं? वर्ब आपका जब नाउन की भी तरह यूज हो और वर्ब की, लेट्स से कि अगर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट, आपको डाइसिलेबिक वर्ड्स ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट ऐसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, दैट मींस टू एम्फसाइज ऑन द ऑब, यू आर गिविंग स्ट्रेस ऑन द ऑब। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, एक सामान को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो वहां पे एक तरीके से नाउन का हुआ ये। एक होता है ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, ही हैज ऑब्जेक्टेड दिस रूल, इस रूल का उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, विरोध किया है। तो ऑब्जेक्ट करना, उन्होंने ऑब्जेक्ट मतलब एक होता है ना कि लेट्स से कि अगर हम लोग ये करें, लेकिन हो सकता है कि कोई पर्सन दूसरा ऑब्जेक्ट करे, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बातें होती है। तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं यानी विरोध कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक तरीके से वर्ब की तरह भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका नाउन की भी तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से आपको एक्सेप्शन भी खोज सकते हैं। एक्सेप्शन इसके लिए भी अभी थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, नहीं होगा तो मैं आपको खोज के बता दूंगा, डोंट वरी। वन मोर थिंग, अगर यहां पे याद आता तो सीधा मैं यहां पे भी लिख देता। चलिए ठीक है, वर्ब की बात करें, यहां पे कंडक्ट, कंडक्ट, अब यहाँ पे कंडक्ट मीन्स एक तरीके से कंडक्ट करना, एक तरीके से कंडक्टर का काम करता है, तो कंडक्ट। तो हियर this word is used as a verb and the second syllable is being emphasized. But if I talk about the exception, visit, that means ये आपका एक्सेप्शन हुआ, ये भी आपका विजिट एक तरीके से आपका नाउन की तरह भी यूटिलाइज किया जा सकता है, बट बीइंग ए वर्ब, जब आप वर्ब की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको सेकंड सिलेबल यहाँ पे आपको एम्फेसाइज करना चाहिए, बट द फर्स्ट सिलेबल इज बीइंग एम्फेसाइज्ड। दिस इज व्हाट इन दिस चैप्टर। नाउन का जो एग्जांपल्स है, एक्सेप्शन है, आई लेट यू नो, ओके। इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस बेटा इन दिस सेक्शन, इन दिस चैप्टर, और शुड आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर? नो सर। ठीक है, वैसे तो आज ही हमें नया चैप्टर शुरू करना था, बट व्हाट आई विल डू, अभी केवल 5 मिनट्स आर रिमेनिंग इन दिस सेशन, सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल सेट अप an agenda that what we are going to do in the next class, then I will start the chapter in the next class. अब आज समय भी नहीं बचा है। Okay. The next chapter is in the bazaars of Hyderabad. In the chapter number 8, we would be reading a poem written by the Nightingale of the India.
Can anybody tell me who is the Nightingale of India? Who is known as the Nightingale of India? सर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, वेरी फेमस नेम, सभी लोग पहले से भी इस नाम से परिचित रहे होंगे. बट नाउ वी आर हैविंग अ टाइम, नाउ वी हैव got the time where we can read more about the Nightingale of India and her achievement, along with a poem written by her. So in the next class we would be starting this one. Before coming the class, before joining the class, you all are supposed to go through the chapter. एक बार आप ऑथर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा. What is the name of, आप जिसका नाम अभी आपने लिया सरोजिनी नायडू, उन जब ये बॉर्न हुई थी, जब वो शुरू में उनका क्या नाम था, बॉर्न एज ए सरोजिनी चट्टोपाध्याय, was born in which market, in which city, in which state, in the Hyderabad on 13th of February 1879. She was an Indian independence activist, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसको आप बोलते हैं, वो एक एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी, एंड अ पोएट एंड अ फेमिनिस्ट, एक पोएट भी थी जिनकी पोएम हम लोग पढ़ेंगे. She was also the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress. अभी अच्छा, who is the president of Indian National Congress? अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसका प्रेसिडेंट कौन है? Who is the president of Congress party? Who is the president? Who is the president of Indian National Congress? अभी कौन है? कांग्रेस ये पता करके आइएगा. फिलहाल आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ. She is the person who is she is the first woman. She is the first Indian woman to become a president of Indian National Congress. Her published works include The Golden Threshold and The Feather of the Dawn. ये कई सारी उनकी लिखी हुई किताबें हैं और इनको कहीं ना कहीं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. What you all have to do? There are some of the words. ये क्या है? These are the some of the names. कुछ आपका फूड आइटम्स हैं, कुछ आपका स्पीसीज एंड कुछ क्लॉथ्स नेम है, कुछ ऑर्नामेंट्स हैं. तो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, ये सारे वर्ड्स में से आपको सबकी मीनिंग खोजनी है. अगर पता है तो ठीक है. मुझे नहीं लगता कि राइस मीन्स आपको बताना पड़ेगा, आप सभी को पता है. हाँ, ये हो सकता है कि रिस्टलेट क्या है, एंकलेट क्या है, मुझे लगता है गर्ल्स को बहुत आसानी से पता होगा, बाकी अब बॉयज ना जान पाए बात अलग है. रिंग क्या है, आई होप एवरीबडी कैन नो. इसमें बहुत सारे ऐसे सामान के भी नाम हैं, बहुत सारे ऐसे चीजों के भी नाम है जो शायद हम आप अवेयर ना हो. तो व्हाट वी ऑल कैन डू, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल और डिक्शनरी फॉर द मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ दीज वर्ड्स. तो सभी वर्ड्स को मीनिंग को पहचानिएगा एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट. फिर आप इनको अलग अलग कैटेगरी में लिखिएगा. यू ऑल हैव टू कैटेगराइज दीज वर्ड्स into their respective column. If there is a name of any clothes or and ornaments, then you have to write that words in this column. Okay, if there is any food items, then you have to write in this column. समझ में आ रहा है क्या करना है? Yes sir. जिस भी वर्ड्स की मीनिंग आपको ना पता हो, you all can take the help of the dictionary, but you all have to do this activity. करके आइएगा so that we can start the नेक्स्ट चैप्टर. रीडिंग एंशन को हम शुरू करें और जल्दी से आपका चैप्टर भी खत्म करें. आपको इस पोएम को एक बार पढ़ भी जरूर लेना है, जिससे जब मैं पढ़ाऊं तो आपको ऐसा ना रहे कि आप गलत पढ़ें, आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय एवरीवन. Sir, goodbye. Goodbye. Sir, goodbye.